गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और आज आप सबों को मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बच्चों, आप सबों को भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होगा। आप भी बचपन में अपनी दादी या नानी से कहानियाँ सुना करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानियों को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार बखान करते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो सारी चीज़ें उनके नज़रों के सामने घटित हो रहा हो। मतलब कहानियों को इस प्रकार से वे सुनाते हैं जैसे कि वो उनका सजीव वर्णन करते हैं। शब्दों के माध्यम से वे दृश्य को वैसे सीन को ही क्रिएट कर देते हैं। ऐसा ही एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में ईश्वरन, और उसे भी तरह-तरह की कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। तो आइए इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वरन कौन है और महेंद्र कौन है, और ईश्वरन किस प्रकार से अपने शब्दों के बल पे विभिन्न प्रकार की कहानियों को सुनाता है और उसका बिल्कुल सजीव वर्णन करता है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसा कि आपका तीसरा चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और रेड कलर में यहाँ लिख रहा है वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात महेंद्र जो है वो नींद से जागा। हम लोग भी कभी कभी रात में जब सोए रहते हैं तो अचानक हमारी नींद टूट जाती है ना। तो इसी प्रकार से महेंद्र एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, और वह सोया हुआ रहता है और अचानक रात में उसकी नींद टूट जाती है। और क्या लिख रहा है, एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। तभी उसकी नज़र जो है वो कुछ ऐसी आकृति पे पड़ती है जो मानो कि धुंधला जैसी कोई आकृति है, धुंधली कोई आकृति है, उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। और जैसे ही वो इन चीज़ों को देखता है, लिख रहा है ना, ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। तो मतलब उसके पूरे बदन में पसीने छूट पड़ते हैं। मतलब जैसे ही रात में महेंद्र जो है वो नींद से जागता है, कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जो कैसी है, डार्क क्लाउडी फॉर्म, मतलब कि धुंधली जैसी कोई आकृति उसे दिखाई पड़ती है, और उससे वो घबरा जाता है, डर जाता है, और डर से उसके बॉडी में पूरा पसीने पसीने वो तरबतर हो जाता है। कह रहा है, वाज इट अ घोस्ट? क्या वह भूत को देख लिया? घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत। तो ये सारी चीजें हमें पता चलेगा कि वो महेंद्र जो है वो किन चीजों को देखता है, जब हम लोग स्टोरी को पूरी तरह से पढ़ के समझेंगे, है ना। चलिए, अब जैसा कि कहानी आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिख रहा है कि द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन महेंद्र। कह रहा है कि यह जो कहानी है वो सुनाया जा रहा है, किसको सुनाया जा रहा है, गणेश को। बाय यंग मैन, किसके द्वारा, एक यंग मैन है जिसका नाम क्या है, महेंद्र, है ना। बाय नेम मतलब उस व्यक्ति का नाम क्या है, महेंद्र। यानी कहानी जो आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो कहानी कौन सुना रहा है, महेंद्र सुना रहा है। और किसे सुना रहा है, तो गणेश को। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. कह रहा है कि he was a junior supervisor। वो कौन से पोस्ट पे काम करता था, किस पोस्ट पे काम करता था बच्चों, महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था, है ना। इन अ फर्म मतलब एक कंपनी में वो एक जूनियर सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। वी sorry, which offered on hire supervisors at various types of construction sites। और वह विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट्स में वह सुपरवाइजर का काम करता था, जैसे कौन कौन सी जगहों पे, फैक्ट्रीज में, ब्रिजेज में, डैम्स में, एंड सो ऑन।
मतलब जहाँ कहीं पर भी कोई फैक्ट्री बनती थी या ब्रिजेज यानी कि पुल का निर्माण होता था या कहीं पे डैम्स बनते थे, यानी इस प्रकार के कोई भी काम जब उसकी कोई कंपनी करती थी तो वो उन सभी कामों में उसको डिप्लॉय किया जाता था, मतलब वहाँ पर उसको भेजा जाता था काम की देखरेख करने के लिए। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. कह रहा है कि महेंद्र का काम क्या था, महेंद्र's जॉब मतलब महेंद्र का काम था was to keep an eye, keep an eye का मतलब होता है नज़र रखना, मतलब देख रेख करना, ऑन दी एक्टिविटीज एट दी वर्क साइट मतलब जो कार्यस्थल पे जो काम हो रहे हैं उन सभी चीज़ों को देख रेख करने का, सुपरविजन करने का काम था किसका, महेंद्र का, क्योंकि ये कौन से पोस्ट पे काम कर रहा था, तो जूनियर सुपरवाइजर का, है ना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। कह रहा है कि ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ मतलब बराबर उसे एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करना पड़ता है, मूव करते रहना पड़ता है। लिख रहा ना, ही हैड टू कीप मूविंग मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक जगह पर ही अपनी नौकरी को करते हैं, लेकिन इसका ऐसा काम था जिस वजह से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा जाते रहना पड़ता था, जैसा कि उसकी कंपनी उसको ऑर्डर करता था। लिख रहा ना, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से उसे ऑर्डर मिलता था। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे वो काम करने के लिए जाता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया मतलब कभी कभी इसकी ड्यूटी लगती थी कोल माइनिंग एरिया में, जैसे धनबाद झरिया एरिया में आप देखोगे तो कोल माइनिंग का काम होता है ना, कोयला निकालने का काम होता है, ठीक इसी प्रकार से उसे कभी कोल माइनिंग वाले एरिया में भेजा जाता है, तो कभी उसे रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कभी इसे वैसे साइट पे भेज दिया जाता है जहाँ पे रेलवे का ब्रिज बनते रहता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, उसके कुछ महीने के बाद उसे भेज दिया जाता है कहाँ पे, केमिकल प्लांट एक बनते रहता है वहाँ पे, विच वाज कमिंग अप समवेयर, वही कह रहा है किसी स्थान पे एक केमिकल प्लांट बनते रहता है वहाँ पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने अभी तक क्या समझे कि महेंद्र जो है वो एक जूनियर सुपरवाइजर है और उसे अपने काम के सिलसिले में कभी इस इधर तो कभी उधर आते जाते रहना पड़ता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। लिख रहा है कि ही वॉज अ बैचलर, महेंद्र जो है वो कैसा है, बैचलर है मतलब अनमैरिड है, यानी कुंवारा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हीज नीड्स वेयर सिंपल, तो उन उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। ऑड कंडीशंस का मतलब विषम परिस्थिति, मतलब उसकी ज़रूरतें जो है वो लिमिटेड है और वो अपने आप को किसी भी विषम परिस्थिति में भी एडजस्ट करने में सक्षम है। वेदर इट वाज एन इल इक्वाइप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो बेकार से बेकार खराब से खराब सर्किट हाउस हो और अ मेक्स इट कैनवस टेंट, यहाँ तक कि वो कैनवस के टेंट में भी रहकर अपनी ड्यूटी को आसानी से कर सकता था, गुजर बसर कर सकता था। और वो भी कैनवस टेंट कहाँ पे, इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी मतलब चट्टानों के ऊपर पथरीले जगहों पे बने हुए कैनवस के टेंट पे भी वो रहकर अपना ड्यूटी आसानी से कर सकता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी एसेट थी, एसेट मतलब संपत्ति थी, वो कौन था, उसका कुक था, यानी उसका रसोइया ईश्वरन। मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते अवश्य रहता था, लेकिन उसकी एक ऐसी एसेट थी, उसकी एक ऐसी संपत्ति थी जिसका नाम कौन क्या था, ईश्वरन, वो हमेशा उसके साथ रहता था, है ना। लिख रहा ही हैड वॉज हिज कुक, वो उसका रसोइया था।
द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। लिख रहा है कि कुक जो था वो हमेशा महेंद्र से जुड़ा रहता था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, मतलब वो उसके साथ जहाँ जाया करता था महेंद्र, बिल्कुल वो उसके साथ बिना किसी सिकवा गिला का, कंप्लेन से बना है अनकम्प्लेनिंगली, मतलब बिना किसी सिकवे गिले के वो एक जगह से दूसरी जगह उसके साथ जाया करता था। लिख रहा ना, वेयर ही वाज पोस्टेड, जहाँ कहीं उसकी पोस्टिंग होती थी। ही कुकड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े साफ करता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और रात में वो अपने मालिक यानी महेंद्र के साथ वह बातें किया करता था। ही कुड वीव आउट इंडलेस स्टोरीज एंड एंटीडोट्स, कह रहा है कि वो क्या कर सकता है, वीव आउट मतलब ताना बाना बुन सकता है, मतलब वो अनगिनत कहानियां सुना सकता था। और किन चीज़ों को, एंसीडोट्स, एंसीडोट्स का मतलब होता है दंत कथाएं, है ना, कहावतें। एंड वेरिएड सब्जेक्ट, ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वह बहुत सारी कहानियों को सुना सकता है और विभिन्न प्रकार की दंत कथाओं को वह सुना सकता था। ऐसी उसकी एबिलिटी थी। किसकी बच्चों? तो उसका कुक जिसका नाम क्या था, ईश्वरन, और वो हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता था जहाँ कहीं भी वो जाता था। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिख रहा है कि ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around। यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे ईश्वरन की एक अलग प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। लिख रहा है कि ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, कि ईश्वरन में एक और भी अद्भुत तरह की क्षमता थी। टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ डिसॉलेट, डिसॉलेट लैंडस्केप मतलब बिल्कुल सुनसान प्लेस में भी, जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पर भी वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मतलब खाने पीने के सारे जो सामग्री होती है उन सब की व्यवस्था करने में वो बिल्कुल सक्षम होता था। लिख रहा ना, विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, मतलब यदि मीलों मील दूर तक भी यदि कोई दुकान नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुनसान वीरान जगह है, तो वैसे जगहों पर भी वह बिल्कुल सब्जियां और खाने पीने की जो भी सामग्री होती है उन सब चीज़ों की व्यवस्था करने में ईश्वरन जो था वो बहुत ही कुशल था। आसानी से वो इन चीज़ों को व्यवस्था कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made up with fresh vegetables। वह फ्रेश वेजिटेबल्स से बने हुए सब खाना को बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से वो बनाता भी था और उसको वो कंज्यूर करता था, खाता था। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट सेटर टू अ न्यू वर्क प्लेस, किसी भी न्यू वर्क प्लेस पे यदि वो चला गया तो 1 घंटे के अंदर ही वो अपने उस जिंक सीट से बने टेंट में वो आराम से खाना पीना बना के रेडी कर लेता था। ऐसी उसकी क्षमता थी। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। लिख रहा है कि महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह में जल्दी जाग जाया करता है। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और वो ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर चला जाता है। कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विथ हिम, और साथ में वो अपने साथ कुछ लंच भी लेकर चला जाता है। लिख रहा है ना, कैरिंग सम प्रिपेयर फूड, कुछ पका हुआ खाना भी लेके साथ में वो चला जाता है। यानी महेंद्र जो है वो सुबह में जल्दी उठता है, नाश्ता करता है, कुछ लंच टाइप का वो लेकर अपने काम पे चला जाता है। लेकिन अब ईश्वरन जो है वो दिन भर क्या करता है उसी का यहाँ पे बखान किया गया है।
लिख रहा मीन वाइल मतलब इस दौरान, महेंद्र तो चला गया, लेकिन अब इस दौरान मतलब अब बीच के समय में ईश्वरन क्या करता है, तो ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरन जो है वो शेड की सफाई करता है। टाइड अप मतलब सफाई करना, क्लीन करना। वॉश द क्लॉथ्स कपड़ों की सफाई करता है। एंड हैव अ लीजरली बाथ, और वो बहुत ही आनंद ले लेकर वो स्नान करता है। कैसे? पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, वो अपने सिर पे कई बाल्टी पानी डाल डाल कर वो मजे ले लेकर आनंद लेता है, नहाते रहता है। मटरिंग अ प्रेयर ऑल दी वाइल मतलब जिस समय वो बाल्टी से अपने सिर के ऊपर पानी डालते रहता है और नहाने का आनंद लेते रहता है, और इस दौरान वह कुछ प्रे को मतलब कुछ प्रार्थना को वो मटर करते रहता है, मतलब बड़बड़ाते रहता है। इट वुड बी लंच टाइम, उसके बाद क्या हो जाती है, लंच का समय तब तक हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों जस्ट अ मिनट वेट करेंगे आप लोग। हाँ, इट वुड बी लंच टाइम, तब तक क्या हो जाती है, लंच टाइम हो जाता है। बाय देन लिख रहा है ना, आफ्टर ईटिंग और लंच करने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ, डोज ऑफ मतलब होता है औंघना या झपकी लेना या नींद आना, और वो लंच करने के बाद तब तक पढ़ते रहता है, बुक्स पढ़ते रहता है जब तक कि उसे नींद ना आ जाए, जब तक वो झपकी लेना शुरू ना करे। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेज, और जिन किताबों को वह पढ़ता है वो कौन सी किताबें होती है, तो तमिल थ्रिलर होता है, मतलब तमिल भाषा की थ्रिलर्स वाली बुक जो है होती है वो पढ़ती है, वो पढ़ा करता है। थ्रिलर का मतलब होता है रोमांच, मतलब सस्पेंस टाइप की वो स्टोरी जो है वो पढ़ा करता है, जो कितने पेजेस की होती है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, मतलब मोटी मोटी किताबें वह पढ़ा करता है। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall, और उसका पुस्तक में जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, मतलब इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक जो वर्णन रहता है, इस प्रकार से उन थ्रिलर की बुक्स में कल्पना के बल पे वर्णन किया गया रहता है कहानियों को, वो सारी चीज़ें ईश्वरन को बिल्कुल कहानी से बांधे रखता है, जोड़ कर रखता है, मतलब वो स्टोरी जो होते हैं वो इस प्रकार से होती है जिसमें काफ़ी सस्पेंस और काफ़ी थ्रिल होते हैं, रोमांच होते हैं, जिस वजह से वो एक भी लाइन को छोड़ना नहीं चाहता और पूरे आनंद लेकर वो उस स्टोरीज को पढ़ते रहता है। लिख रहा है कि हीज ऑन डिस्क्रिप्शंस वेयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और जो वह खुद भी कहानियां जो सुनाया करता है, वो कहानियों को उसी अंदाज में सुनाता है जिस प्रकार से वो किताबों को पढ़ा करता है, मतलब तमिल की किताबों में जिस प्रकार से रोमांच सस्पेंस रहता है ना, वह भी बिल्कुल उसी हाव भाव में उसी अंदाज में कहानियों को सुनाता है। When he was narrating even the smallest of incidents, जब कभी वो छोटी-छोटी घटनाओं का बारे में भी वर्णन करता है, ही वुड ट्राई टू वर्क इन ए सस्पेंस, तो वो छोटी से छोटी बात को भी बतलाने में सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है और सरप्राइज क्रिएट करने की कोशिश करता है, मतलब किसी भी बात को वो सरल सहज अंदाज में बतलाना नहीं चाहता है, बल्कि वो उसे घुमा फिरा कर इस अंदाज में बोलता है ताकि सुनने वाला व्यक्ति आश्चर्य से सुने, उसको लगे कि इसमें ज़रूर कुछ सस्पेंस है। जैसा देखोगे आपको एक-एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया, लिख रहा ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्रीज ऑन द हाईवे, मतलब ये कहने के बजाय कि जब वो सड़क से आ रहा था तो वो रास्ते में वो किसी अपरूटेड ट्री को देखा, मतलब कि रास्ते पे एक पेड़ गिरा हुआ था, ऐसा ना कहने के बजाय, मतलब यदि सपोज दैट मानिए कि ईश्वरन यदि रास्ते से आ रहा था सड़क पे और वो देखा कि सड़क पे एक पेड़ गिरा है,
बहुत ही सीधी सी बात है, लेकिन इतनी सी बात को देखिए वो कितना घुमा के कहता है। देखिए लिख रहा है कि ही वुड से, वह इसी बात को कैसे कहेगा, विथ आईब्रो सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गैस्चर्स। वो अपनी भौहों को ऊपर, आईब्रोज को ऊपर चढ़ाकर, अपने हाथों को फैलाकर ऐसे ड्रामेटिक नाटकीय अंदाज में वो कहेगा। देखिए क्या कहता है इसी बात को, कि सड़क पे एक पेड़ गिरा था, इसी बात को देखिए वो कैसे सुनाएगा कहानी में। दी रोड वॉज डिजर्टेड, कि रोड जो था वो बिल्कुल सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, बिल्कुल मैं अकेला था। मतलब रोड जो था वो बिल्कुल सुनसान था और मैं भी उस सड़क पे अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बूसी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। तभी मेरे को लगा, लिख रहा है ना, सडनली आई स्पॉटेड, तभी मुझे लगा, समथिंग दैट लुक लाइक, कुछ ऐसा, किसकी तरह, तो लाइक एन इनॉर्मस बूसी बीस्ट, मतलब कोई विशाल जानवर जो है वो लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, कि ऐसा मुझे लगा कि रोड पे कोई विशाल कोई जानवर जो है वो क्या कर रहा है, लेटा हुआ है। sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back. मैं incline का मतलब होता है घबरा जाना, डर जाना, है ना, कि मैं घबरा गया क्या करने के लिए, टू टर्न एंड गो बैक, मुझे लगा कि मैं मुड़ जाऊं और वापस भाग जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके नज़दीक आया, आई सॉ दैट, तो मैंने देखा, इट वॉज ए फॉलन ट्री, कि वो क्या था, एक गिरा हुआ पेड़ था। मतलब ये सिंपली नहीं कहा कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ देखा, बल्कि इसी बात को घुमा फिरा के कह रहा है कि जब मैं आ रहा था तो बिल्कुल रोड सुनसान था, मैं अकेला था, मुझे ऐसा लगा कि रोड पे कोई बड़ा सा विशाल जानवर जो है वो लेटा हुआ है, मैं घबरा गया। लेकिन जब मैं नज़दीक आया तो देख रहा हूँ क्या, कि एक पेड़ गिरा हुआ है। तो ये सुनने वाले को लगेगा ना, इन सारी बातों से शुरुआत में तो लगेगा कि वाकई में कोई बहुत बड़ा घटना इसके साथ घटी है। सरप्राइज के साथ लोग स्टोरी को सुनेंगे, कहानी में वो सस्पेंस डालने की कोशिश कर रहा है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी जो सूखी डालियां जो है वो रोड पे फैली हुई है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र जो है वो चुपचाप अपने कैनवस के चेयर पे बैठा रहता है। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, अनक्रिटिकली मतलब बिना किसी आलोचना का, बिना उसकी बातों में कोई संदेह किए हुए, बिना उसकी आलोचना किए वो चुपचाप स्टोरी को अपने कैनवस के चेयर पे बैठ के चुपचाप सुनते रहता है ना। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, सेकेंड पार्ट में इसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।